नमस्कार, आप देख रहे हैं 3 का सवाल। मैं हूं आशीष सिन्हा। छत्तीसगढ़ के जंगलों में आज नक्सलवादियों की बंदूकें खामोश हो गई। वो आवाजें जो सालों से गोलियों में गूंजती थी, आज आत्मसमर्पण की प्रतिज्ञा में तब्दील हो गई। नक्सलवाद के खिलाफ चल रही इस जंग में सुरक्षा बलों को सबसे बड़ी जीत मिली है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 170 से ज्यादा नक्सलियों ने हथियार डाल दिए हैं। यह सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं, बल्कि राजनीतिक इच्छा शक्ति और सुरक्षा बलों की राजनीतिक जीत भी है। इसमें कई टॉप लीडर नक्सलियों के शामिल हैं, जिन्होंने कभी अबूझमाड़ और उत्तर बस्तर को आतंक का गढ़ बना लिया था, लेकिन अब वही इलाके नक्सल मुक्त घोषित हो चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा है कि जो हथियार छोड़ेगा उसका स्वागत होगा, जो बंदूक उठाएगा वो मारा जाएगा। यह कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। जनवरी 2024 से अब तक 2100 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, 1785 गिरफ्तार हुए हैं, 477 नक्सलियों को एनकाउंटर में मार गिराया गया है। यह सबूत है कि जंगल की धरती अब खून नहीं, बदलाव की एक नई कहानी, एक नई इबारत लिख रही है। ये आंकड़े बताते हैं कि अब जंगलों में बंदूक की नहीं, विकास की आवाज गूंज रही है। वही सरकार की नीति साफ है, 2026 तक देश को नक्सल मुक्त बनाना है। 3 के सवाल पर जाएं, उससे पहले आपको कुछ रिएक्शंस सुनवा देते हैं। छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश के लिए आज के इस दिन को ऐतिहासिक दिन कह सकते हैं। आज बहुत बड़ी संख्या में नक्सली हमारे देश के संविधान पर विश्वास करते हुए विकास की मुख्यधारा से जुड़ने जा रहे हैं और उनका स्वागत है। सरकार उनके लिए पुनर्वास के लिए और मतलब जो विकास की मुख्यधारा से जुड़ते हैं उनके लिए बहुत कुछ अच्छा सोची है। उनको अच्छा पुनर्वास भी देंगे, उनका स्किलिंग भी कराएंगे, रोजगार से जोड़ने का काम भी होगा, ये सब करेंगे। वो तो हम लोग प्रारंभ से ही आह्वान किए थे कि हिंसा की भाषा को छोड़ें और विकास की मुख्यधारा से जुड़ें। उनके साथ सरकार न्याय करेगी और उसी का पालन करते हुए वो सब विकास से जुड़ रहे हैं। कि जो युवा इस तरह से भटक रहे थे, वास्तव में वो लड़ रहे थे बस्तर की जनता के लिए, लेकिन उनको ये पता चला है कि वो जनता के लिए नहीं लड़ रहे थे, वास्तव में वो जनता का नुकसान कर रहे थे। बस्तर का विकास इतने सालों में नहीं हुआ। अब अगर वो सब मिलकर योगदान करेंगे तो बस्तर आगे बढ़ेगा। तो आपने अलग अलग रिएक्शन सुने। आपने विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को सुना, आपने अरुण देव गौतम डीजीपी छत्तीसगढ़ को सुना। अब 3 के सवाल में वो सवाल क्या है वो भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहे हैं। पहला सवाल यह है कि क्या 2026 तक नक्सल मुक्त भारत हो जाएगा? दूसरा सवाल, क्या योजनाओं ने बंदूकों को हराना शुरू कर दिया है? और तीसरा सवाल, क्या नक्सलवाद की रीढ़ सरकार के मॉडल से टूटी है, यानी विकास के मॉडल से टूटी है? और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा है। हमारे साथ डॉक्टर कैलाश जाटव जी, नेता भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ सीता शरण सूर्यवंशी जी, नेता कांग्रेस पार्टी के। और हमारे साथ एमसी द्विवेदी जी, पूर्व डीजीपी यूपी के, वो हमारे साथ जुड़े हैं। तीनों खास मेहमानों का बेहद स्वागत है इंडिया डेली में। लेकिन सबसे पहला जो सवाल रहेगा वो एमसी द्विवेदी जी आपसे रहेगा। जब हम नक्सलवाद की बात करते हैं तो बात 2014 से पहले की भी कर ले, जब देश भर में 31 जो जिले थे वो नक्सल प्रभावित बुरी तरीके से थे। लेकिन आज की तारीख में केवल 3 जिलों में यह नक्सलवाद सिमट के रह गया है। और कहा यह भी जा रहा है कि जो टाइमलाइन है 31 जनवरी 2026, उससे पहले पूरा भारत नक्सल मुक्त हो जाएगा। इस तरह के ऑपरेशन में दिक्कतें क्या आती हैं, किस तरीके से इन ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाता है? एमसी द्विवेदी सर। जी, जहां तक आज जो 208 का सरेंडर की बात आ रही है, ये बहुत ही बड़ी संख्या है और साथ में 153 हथियार और इन 208 में 110 महिलाएं भी हैं। इन सबके सरेंडर से बहुत बड़ी सफलता है। इसके लिए भारत की सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार और जितनी सुरक्षा बल और पुलिस लगी हुई है, सभी लोग बधाई के पात्र हैं। आपने जो कहा कि ये कि कैसे ये
क्या कठिनाइयां आती हैं सुरक्षा बलों को। सबसे पहली कठिनाई तो ये होती है कि नक्सलवाद या इस तरह के आतंकवादी क्षेत्र में आतंकवादियों की चलती है, शासन की नहीं चलती, और शासन वाले वहां जाने में घबराते हैं। वो चाहे पुलिस का सिपाही हो, चाहे ये लेखपाल हो, डाकिया हो, कोई भी वहां पर जाने में घबराते हैं। और शासन जब वहां घुसने का प्रयत्न करता है तो ये रेलवे लाइन को तोड़ फोड़ कर देते हैं, रेल गिरा देते हैं, ऐसे काम कर देते हैं कि शासन भी घबराता है वहां जाने में। यही स्थिति भारत में थी। ये नक्सलवाद आज का तो है नहीं, ये तो 1970 से पहले ही के लगभग शुरू हुआ था और तब से लगातार चल रहा है। दुर्भाग्यवश जो शासन आए उन्होंने पूरी इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं दिखाई और सुरक्षा संगठनों को पूरी आजादी भी नहीं दी। वर्तमान शासन जो है उसने इच्छा शक्ति भी दिखाई, दृढ़ इच्छा शक्ति, और साथ ही साथ में छूट भी दी है, जिसके कारण वहां पर अब नक्सलियों के वर्चस्व के बजाय शासन का, पुलिस का वर्चस्व स्थापित हो रहा है। और साथ ही साथ में धीरे धीरे जब वहां पर डेवलपमेंट के कार्य शुरू हो जाएंगे तो जनमानस भी पूर्णतः शासन के साथ और संविधान के साथ आ जाएगा, ऐसी आशा करनी चाहिए। जो तारीख है एनसी द्विवेदी सर, क्या आप मानते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस, चूंकि दोनों ही वहां पर सरकारों में नहीं है, ये इच्छा शक्ति पर है और दोनों को नक्सलवाद को टैकल करने का तरीका अलग था। बीजेपी ने जो सोचा वो करके दिखा दिया, वो चीजें जमीन पर होती हुई दिख रही हैं। अगर 31 जिले 2014 के पहले नक्सलवाद से प्रभावित थे, आज महज 3 पर सिमट कर आ गए हैं, तो ये केंद्र की इच्छा शक्ति ही है। ये पहले भी हो सकता था। बिल्कुल सही बात है। देखिए, ऐसा ये बात तो शुरू हो जाती है आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन से। 370 के विषय में शासन ने लिख के दे दिया था कि ये समाप्त तो हो ही नहीं सकता सुप्रीम कोर्ट में, और कि ये 370 खत्म किया ही नहीं जा सकता। और ये विश्वास करने लगे थे जनमानस, हम लोग भी इस तरह के भ्रम में थे कि शायद ये कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि जो ऐतिहासिक तथ्य थे उनके आधार पर। फिर भी शासन ने दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाकर खत्म कर दिया, और आज उसकी वजह से कश्मीर में डेवलपमेंट हो रहा है और कश्मीर के लोगों का मनमानस भी धीरे धीरे बदलेगा और बदल रहा है। तो निश्चित रूप से दृढ़ इच्छा शक्ति की ही बात है शासन की, और प्लानिंग की बात भी है साथ में। जो हमारे सुरक्षा संगठन जितने भी इसमें इन्वॉल्व हैं, वो सब की भी प्लानिंग की बात है। कितनी अच्छी तरह उन्होंने टैकल किया कि कम से कम नुकसान हो जान माल का, और धीरे धीरे लोग सरेंडर करते जाए, बजाय मारने के बजाय सरेंडर करें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और इस पर एक रिएक्शन ले लेते हैं। सीता शरण सूर्यवंशी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। सीता जी, ये जो ऑपरेशन किया गया नक्सलियों के खिलाफ, ये ऑपरेशन आपके टेन्योर में भी हो सकता था। केंद्र में भी आपकी सरकार थी, राज्य में भी आपकी सरकार थी, लेकिन क्या वजह क्या रही, क्यों नहीं हो पाया? या फिर इन लोगों को, नक्सलवादियों को मुख्य धारा में लाने में कांग्रेस क्या कहीं पीछे छूट गई क्या? अनम्यूट करिएगा सीता जी, अनम्यूट करिएगा। इसने जी नक्सलवाद के माध्यम से बहुत बड़ी शहादत दी है, और हमारे सम्मानीय पूर्व डीजीपी महोदय द्विवेदी साहब को मैं सादर प्रणाम और साधुवाद करता हूँ। और नक्सलवाद मतलब एक बुराई, लेकिन नक्सलवाद क्यों पनपा, उनकी जो कमियां, उनसे जिस तरीके से जो उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है और मध्य प्रदेश का बालाघाट, बैहर है, कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश का है, तो ये बुराई जो है और ये इतना नक्सलवाद के आतंकवाद से भी ये बड़ा हुआ है। और आपने, हमने, मीडिया ने भी और समस्त पार्टियों ने, लेकिन सबसे ज्यादा कांग्रेस ने शहादत दी है। तो नक्सलवाद का जो बीड़ा उठाया है माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने, ये बहुत अच्छी बात है और इसके लिए भी हम उनको सराहना करते हैं। लेकिन इसके पीछे उन्होंने ये कदम क्यों उठाया है? अगर जैसे पहले चंबल में भी आपने भी सुना होगा और माननीय
हमारे द्विवेदी साहब, ये सम्माननीय डीजी साहब बैठे हैं, तो इन्होंने भी, और उत्तर प्रदेश में बिजलाल जी एडीजीपी उत्तर प्रदेश रहे हैं, उन्होंने भी डकैतों को, लेकिन उनकी प्राथमिकी बेसिक पॉइंट को पकड़ा है कि वो डकैत क्यों बना, जैसे नक्सलवाद क्यों पनपा, इनका कारण है क्या, इनकी कमियां क्या है, ये इनके मकसद और इनके इरादे क्या हैं। क्या सरकार को या इस सरकार की जो मदों को जिस तरीके से सड़क ना बनने देना, क्यों, इसका कारण क्या है, इसका जो बेसिक पॉइंट है, जब बेसिक पॉइंट पर बीजेपी पहुंच जाएगी तो नक्सलवाद ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। नहीं, वही जैसे तो अभी मुझे कई समझ लोग में नहीं आ रहा है सीता शरण जी कि आप लोग इस बेसिक पॉइंट पर क्यों नहीं पहुंच पाए। बीजेपी पहुंच गई, आप लोग क्यों नहीं पहुंच पाए। देखिए, कांग्रेस ने बहुत कुछ किया है इस देश के लिए, आतंकवाद के लिए और डकैती उन्मूलन के लिए। माननीय अर्जुन सिंह जी के समय भी, और चंबल को पूरा खाली कर दिया है। इसमें देखो, बीजेपी का कोई रोल नहीं है, आपको बताएं आशीष जी। और आपका कहना है कि कांग्रेस ने क्यों नहीं समाप्त किया है, भाई कांग्रेस ने इतनी बड़ी शहादत दी है। ये का जो अभियान था, जिस तरीके से जो झीरम घाटी कांड हुआ, उस कांड में जो हमारे बड़े बड़े लीडर्स, वो वही तो खामियाजा जो भुगता है कांग्रेस ने, कि उन पर जिससे जैसे टेल कसी है और उन पर जो आक्रमण किया है, हमने सरकारी अपने मद और एक्शन के माध्यम से और हमारे प्रशासनिक अमले के माध्यम से, हमारे पुलिस प्रशासन ने भी बहुत कमर कसी है और बहुत बड़े बड़े इन पर अटैक किए हैं और नक्सलवादियों के अड्डे ध्वस्त किए हैं। नहीं, लेकिन जैसे जिस सतना आप में, कांड का जिक्र कर रहे हैं, अगर आप लोगों ने काम किया होता तो वो कांड ही नहीं होता। कि मैं कैलाश जी आपके पास आता हूं जी। अभी जो नक्सलवादियों का, जिस तरीके से सतनामी नगर भोपाल में एक नक्सलवादियों की जो फैक्ट्री पकड़ी गई थी, यशोवर्धन आजाद हमारे डीआईजी भोपाल रहे हैं, वो उन्होंने ही इंटेलिजेंस को सूचना देकर के हम लोगों ने ये छापा डाला था। जी आशीष जी। ठीक है, डॉक्टर कैलाश जाटव जी जवाब देना चाहते हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। डॉक्टर कैलाश जी। सबसे पहले आशीष जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, द्विवेदी जी को भी धन्यवाद और सूर्यवंशी जी को भी धन्यवाद कि इस विषय पर हम सब लोग आज यहाँ चर्चा कर रहे हैं। आजादी के बाद 1917 से ये नक्सलवाद बढ़ा है और नक्सलवाद बढ़ने का सबसे बड़ा कारण रहा है उनकी विचारधारा। जिन लोगों ने उस विचारधारा को बढ़ावा दिया, आज वो सभी जगह से पार्टी की सरकारों से बाहर हैं। मैं किसी पार्टी का नाम लेना नहीं चाहता, मैं आदरणीय गृह मंत्री जी का, अमित भाई शाह का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि हमारी दृढ़ संकल्प वाली सरकार, हम राष्ट्र निर्माण के लिए काम कर रहे हैं, हम व्यक्ति निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। और हमारे देश में रहने वाला व्यक्ति अगर किसी विचारधारा से प्रभावित होकर किसी गलत रास्ते पर चला गया है तो वह सही रास्ते पर आए और अपने परिवार का पालन पोषण करे और अपने गांव को विकसित करे। इस विचारधारा के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं पूरे देश में। जहां तक अमित भाई शाह का सवाल है, उन्होंने जब सरकार 2014 में संभाली थी तो 31 जिलों में नक्सलवाद का प्रभाव था और आज 3 जिले, जैसे आशीष भाई आपने बताया है। मैं डीजीपी साहब को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जो बात रखी है कि इच्छा शक्ति मजबूत होना चाहिए किसी भी कार्य को करने के लिए। अगर आपकी इच्छा शक्ति नहीं है तो फिर आप किसी काम को कर नहीं सकते। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने को दृढ़ संकल्प के साथ इस कार्य को बीड़ा उठाया। आपको याद होगा, छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने के लिए लोग बाग नक्सलियों से हाथ मिलाते थे, आंध्रा में नक्सलियों से हाथ मिलाते थे, तेलंगाना में हाथ मिलाते थे, महाराष्ट्र में हाथ मिलाते थे। हम मध्य प्रदेश में 20 साल से सरकार में हैं। मध्य प्रदेश में बालाघाट छोटा सा टुकड़ा एक उनका बैयर वाला हिस्सा है जो नक्सल का, वो महाराष्ट्र से लगा होने के कारण। लेकिन माननीय शिवराज जी की जब सरकार रही तो वहां पे नक्सलवाद बढ़ने नहीं दिया गया। लेकिन डॉक्टर कैलाश जाटव जी, वो महाराष्ट्र में भी तो आप ही की सरकार है ना, आप ये तो नहीं कह सकते कि वहां कांग्रेस की या फिर महागठबंधन की सरकार है। लगातार इस काम को करने के लिए लगातार समय चाहिए। जहां जहां लगातार सरकारें रही हैं वहां आप उठा के देख लीजिए, इस तरीके की कार्रवाई में समय लगता है। डीजीपी साहब ने बताया ना
कि आपको पूरी तैयारी के साथ इस विषय को लेके मैदान में उतरना पड़ता है, लेकिन जब तक आप अपनी तैयारी पूरी नहीं करेंगे सरकारें कुछ नहीं कर सकती। इस बार अमित भाई शाह ने पूरे देश को नक्सलवाद से मुक्त कराना है, यह संकल्प लिया और यह देश के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं सभी अतिथियों से भी आग्रह करूंगा कि ये किसी विशेष दल का कार्य नहीं, ये इच्छा शक्ति का काम है। जो देश से प्यार करते हैं उनकी सरकार आज देश में है और हम देश के लिए काम कर रहे हैं और नक्सलवाद 2026 तक नहीं रहेगा, ये हमारी सरकार का संकल्प है। ठीक है एमसी द्विवेदी जी, एक सवाल ये भी उठता है कि क्या इसे आत्मसमर्पण कहा जाए या फिर नक्सलियों की कोई एक नई तरकीब? उन्हें यह पता है कि अगर हम सरेंडर नहीं करेंगे तो गोली खाएंगे। क्या टाइम बाई करने की भी एक योजना के तहत इस पूरे मुहिम को देखा जा सकता है क्या? मैं नहीं समझता कि ये टाइम बाई करने के लिए किया गया है, क्योंकि अगर ऐसा होगा, अगर हथियार अपने वो सब डाल देंगे तो फिर हत्याएं कहाँ से करेंगे? तो उनका जो सबसे बड़ा हथियार ही यही शस्त्र ही है, जिसके माध्यम से वसूली भी करते हैं, उन पर हर तरह का अत्याचार भी करते हैं और साथ ही साथ शासन को भी डराते हैं, सुरक्षा संगठनों को डराते हैं। तो मैं ये नहीं समझता, और एक बार नहीं तो लगातार चूंकि सरेंडर हो रहे हैं, तो जब ये लोग सरेंडर हो जाएंगे तो दोबारा द्विवेदी सर, मैं कहूंगा कि केंद्र और करेंगे। राज्य के बीच में जो तालमेल बैठा, उस तालमेल का भी असर जो है इस ऑपरेशन में हमें देखने को मिला है, जो नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया गया है। हाँ, उसमें क्या देखिए, ऐसा है कि अगर दूसरी भी सरकार होती जी, द्विवेदी सर का कुछ नेटवर्क इश्यू है। मैं एक बार फिर से डॉक्टर कैलाश जाटव जी के पास आना चाहूंगा। डॉक्टर कैलाश जी, आपने इस बात से आप एग्री करेंगे कि जो समन्वय बैठा राज्य और केंद्र का, जिसे आप डबल इंजन की सरकार आप लोग कहते भी हैं, बीजेपी अपने हमेशा घोषणा पत्र में या फिर चुनावी रैलियों में कहती भी है जहां पर उनकी राज्य में सरकार होती है, तो उसका फायदा मिला है, इस ऑपरेशन में भी फायदा मिला है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और जो केंद्र और राज्यों की स्कीम है जो इनकी बेहतरी के लिए थी, वो स्कीम भी अब लोगों तक पहुंच रही है, चाहे वो नक्सल समर्थक हो, चाहे वो नक्सल के विचारधारा को अपनाने वाले हो, चाहे फिर वो नक्सली हो। हम इस देश में जल जंगल जमीन बचाने का काम कर रहे हैं और इसी विचारधारा पे नक्सलवाद फैला था। हमारी सरकार ने जहां पे जिस जगह पे जो व्यक्ति निवास करता है वहां उसको रोजगार मिले, वहां उसका गांव का विकास हो और उसको संसाधन की सुविधाएं प्राप्त हो, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। आजादी से लेके आज तक कई गांव ऐसे थे जहां बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, रोड नहीं थी, शिक्षा नहीं थी, स्वास्थ्य नहीं था। आज आप छत्तीसगढ़ उठा के देख लें, मध्य प्रदेश उठा के देख लें, जहां पर दोनों सरकारें हैं, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इन दोनों के तालमेल से जो विकास के कार्य उन तक पहुंच रहे हैं, उनके बच्चों को जो योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उनकी महिलाओं को जो उनका लाभ मिल रहा है, उससे कहीं ना कहीं वो प्रभावित हुए हैं। और ये बात सही है कि कहीं ना कहीं अपेक्षाओं के अभाव में इस समाज का जो समाज इस नक्सलवाद से जुड़ता है वह अभाव के कारण ही जाता है। इसलिए मैं अमित भाई शाह को और मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि गरीब उन्मूलन की उन्होंने योजना इस देश में लागू करी, उसी का परिणाम है कि आज नक्सलवाद खत्म होने की स्थिति पे आ गया है। इस पर एक रिएक्शन सीता शरण जी से भी ले लेते हैं। सीता जी, आप भी मानते हैं क्या कि केंद्र की योजनाओं का और राज्य की योजनाओं का फायदा मिला है इस पूरे ऑपरेशन में? आशीष जी, बिल्कुल नहीं। ये शिक्षा से और नक्सलवाद से जो जोड़ रहे हैं, 5,1400 करोड़ का बजट था, केवल 2,200 करोड़ का बजट केंद्र सरकार ने शिक्षा पर कर दिया है। 72,000 हायर एजुकेशन में जो उस स्कॉलरशिप मिलती थी वो केंद्र ने बंद कर दी है। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से मध्य प्रदेश में 29,670 स्कूल स्टॉप कर दिए गए हैं, बंद हो गए हैं, ताले लग गए हैं, और उत्तर प्रदेश में 45,000 स्कूल बंद हो गए हैं। तो नक्सलवाद और एजुकेशन में जोड़ना, आशीष जी, ये बिल्कुल नथिंग है। और मैं कैलाश जी की इस बात से सहमत, मैं क्या, आप तो देख लीजिए कि 14, मतलब आप ये भी कह रहे हैं कि सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, कोई सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं, ये सब कुछ ऐसे ही डॉक्टर कैलाश जाटव जी कह रहे हैं?
बिल्कुल बिल्कुल, इनको अभी मैं बता रहा हूं कि आप ये पढ़ें और देखें, उस बजट को देखें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जहां जहां, जैसे राजस्थान, जहां जहां इनके पर्ची से सीएम बने हुए हैं, पर्ची से सीएम बन करके इनके भ्रष्टाचार देखिए। हमारे इस मध्य प्रदेश में देखिए आपके दारू माफिया, माइनिंग और भ्रष्टाचार, और इतना भ्रष्टाचार कि जो हमीदिया एक हॉस्पिटल है भोपाल का, 456 महिलाओं की डिलीवरी का 16,000 रुपए वो निकाल के ईओडब्ल्यू ने एफआईआर लॉन्च की है। मतलब कितना अच्छा, 66 ये डिपार्टमेंटों में जो छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला किसके टाइम में हुआ था, किसके टेन्योर में हुआ था? ये आशीष जी, जो शराब घोटाला है हाँ और जो महादेव ऐप के माध्यम से, हाँ, वो भाई हाँ आप वो छत्तीसगढ़ घोटाले की जो बात करते हैं कि इनके घोटाले में जितने जितने घोटाले हुए, इनने तो सब उस वॉशिंग मशीन में और उस तरीके का जो सर्फ था उसको साफ करके ये घोटालेबाजों को तो इनने कैबिनेट मिनिस्टर बना दिए और अच्छा। उप मुख्यमंत्री बना दिए स्टेटों में। हेमंत बिश्वा नहीं, शर्मा, लेकिन मैं पूछ रहा शारदा हूं चिट कि फंड। सरकार किसकी थी, मैं तो जानना और समझना चाह रहा हूं। सरकार बघेल साहब की थी, लेकिन जितनी झूठी और जो मनगढ़ंत के उनके खिलाफ जिस तरीके से जो पहले स्टेटमेंट दिए, भाई सीबीआई, ईडी और आदरणीय डीजी साहब सुन रहे हैं, ये जिस तरीके से जो कार्रवाइयां होती हैं कि राहुल गांधी जी के साथ कि कोलार कर्नाटका में एफआईआर लॉन्च होना चाहिए थी, सूरत में हो रही है। फिर जिस तरीके से नहीं, जो राहुल गांधी के प्रशासनिक, खिलाफ कर्नाटका में एफआईआर क्यों होगी? कर्नाटका में तो आपकी सरकार है। अरे अब है सरकार, लेकिन घटना जो एफआईआर उनके खिलाफ हुई थी वो घटना स्थल कर्नाटका अरे कोलार था, जीरो जो एफआईआर तो सूरत कहीं में। भी हो सकती है ना सर। अरे क्यों हो सकती है जीरो? अरे जीरो तो नियम वहां जब है। जहां घटना, अरे नियम है, वो मालूम है आशीष जी, मैं भी कानून का व्यक्ति हूं, हाँ। इसलिए हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से कानून की आड़ में ईडी, सीबीआई और जिस तरीके से इन एजेंसियों का दुरुपयोग जो बीजेपी कर रही है और उनको डरा करके जो बड़े बड़े मतलब घोटाले वो हैं डरा के भी और घोटाले उनको, करवा ले रही है, जो पार्टी सत्ता जी, में हो बिल्कुल। उससे डरा के उससे घोटाले करवा लेती है। नहीं नहीं, डरा के नहीं आशीष जी, उसको शब्दों को आप मरोड़िए नहीं। देखिए आप लोग मीडिया है, चौथा स्तंभ है, आप, ये जनता जान रही है जिस तरीके से बीजेपी जो डरा करके और उनसे चंदा वसूल करके और नहीं देते हैं, हाँ। तो ये बीजेपी में आप आइए और बीजेपी में आइए, वॉशिंग मशीन में धुल जाइए और पद ले लीजिए। ये तो पूरा देश ठीक जान रहा है, है, डॉक्टर देश की कैलाश जनता जान जाटव रही जी है। जवाब दे दीजिएगा। जी, हम आज नक्सलवाद खत्म हुआ है उसकी खुशी में इस देश को धन्यवाद दे रहे हैं, माननीय गृह मंत्री को धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन सूर्यवंशी जी का विषय बहुत कठिन है, क्योंकि जो लोगों ने गलत काम किए हैं आजादी से लेकर आज तक, उनको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। अब वो कानून के माध्यम से हो या उनके व्यक्तिगत विचारों से हो, मैं इस मुद्दे पर पढ़ना नहीं चाहता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज हमारा देश नक्सलवाद से मुक्त हो रहा है, और आशीष जी आपने इस कार्यक्रम को किया है उसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत शुक्रिया आपका। एमसी द्विवेदी सर, एक सवाल यह भी उठता है कि जो लक्ष्य रखा गया है 31 जनवरी 2026 का, जिसमें यह कहा गया कि देश से नक्सलवाद को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा, वो आपको लग रहा है कि समय से पहले ही हम उस टारगेट को अचीव कर लेंगे, या फिर समय रहते तो कम से कम कर ही लेंगे? देखिए, मैं इस विषय में मैं ये तो नहीं मानूंगा कि 100% एकदम समाप्त हो जाएगा कोई डेट में, लेकिन ये कहा जा सकता है कि नगण्य उसका प्रभाव हो जाएगा। ये 31 मार्च की जो डेट है वो ठीक लग रही जिस तरह से हो रहा है, लेकिन 100% तो कोई चीज एकदम खत्म होती नहीं, एक दो वायरस रह ही जाते हैं इधर। नहीं, वो सोच उनके तो रह साथ जाएगी एमसी द्विवेदी सर, और इसको भी हमें देखना होगा कि नक्सलवाद हो या कोई ऐसी विचारधारा हो जो मुल्क के खिलाफ हो या राज्य के खिलाफ हो, वो तब तक नहीं बढ़ सकती जब तक उसको राजनीतिक संरक्षण ना मिले, वो बढ़ ही नहीं सकती। हाँ, राजनीतिक संरक्षण हो या जनता का सपोर्ट हो, जनता की सपोर्ट विचारधारा के प्रसारण से भी हो सकती है, उस तरह का विचारधारा जनता में फैलाई जाए तो उसके सपोर्ट से भी संभव है। लेकिन ये जो नक्सलवाद फैला है इसके तो बहुत से कारण सभी लोग जानते हैं। एक विचारधारा से प्रारंभ हुआ था, विचारधारा थी
अत्याचार जो होता था गरीबों के साथ में, उसकी वजह से नक्सलवाद प्रारंभ हुआ। और वो उस अत्याचार से के बाद में स्वयं नक्सली अत्याचार करने लगे जनता पर और शासन के विरुद्ध काम करने लगे, संविधान के विरुद्ध काम करने लगे। तो अब ऐसे लोगों का मतलब समाप्त होना आवश्यक था, इसके पहले भी हो सकता था। अब आपने ये जो बात कही डबल इंजन की सरकार का एक लाभ जरूर होता है कि सामान्यतः पॉलिसीज में डिफरेंस नहीं होता, लेकिन अगर अन्य पार्टियों की भी सरकार हो, एक सी पॉलिसी हो, एक की तरह का एम हो, तो तब भी ये समाप्त हो सकता है अगर दोनों में अलग अलग हो। तो ऐसा नहीं कि जब डबल इंजन की सरकार हो तभी समाप्त हो। ठीक है, एक रिएक्शन इस पर सीता जी का भी ले लेते हैं। आपको क्या लगता है कि जो अमित शाह ने कहा 31 मार्च 2026 तक कि भाई पूरा नक्सली साफ हो जाएंगे, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा? आशीष जी मुझसे पूछा ना? हाँ, आप ही से पूछा। आशीष जी, ये छत्तीसगढ़ नक्सलवाद की बात, जो मिशन चल रहा है, जो सत्ता में सरकारें रहती हैं, उन्हें तो अपना योगदान और अपना काम उनको करना ही चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा आतंकवाद इस भारत में जो जातिवाद का चल रहा है, ये भी क्या ये बीजेपी अच्छा, इसीलिए आप उसकी गणना करवा रहे हैं ताकि वो और ज्यादा फैल जाए? ये तो बिल्कुल हमारे अरे लीडर सीता जी, अगर आप इतिहास देखेंगे तो सबसे पहले 1904 में अंग्रेजों ने ही ये जाति की ना एक नई किताब लेकर सामने आई थी। जाति की जिस तरीके से, अब इस पर अलग से डिबेट जब होगी मैं बिल्कुल करूंगा सीता शरण जी, मैं जरूर आपके साथ बैठूंगा। और दिक्कत यह है कि केवल हिंदुओं की जाति की गणना क्यों होती है? मुसलमानों की भी करिए, उनमें जातियों की कमी तो है नहीं, लेकिन आप हिंदुओं की जाति पर आ जाएंगे। आशीष इसलिए आ जाते हैं कि जब अंबेडकर साहब ने हिंदू कोड बिल संसद में पेश किया था, तो यही हिंदू और उन हिंदुओं महिलाओं के लिए जो आज वो महिलाओं को गवर्नमेंट जॉब, मुझे लगता है ना सीता शरण जी की अंबेडकर साहब के विचारों को कांग्रेस ने ठीक तरीके से पढ़ा नहीं। अगर ठीक तरीके से उनके विचारों को, उनके शब्दों को पढ़ा होता तो शायद इस तरह की बातें नहीं आती। समय की कमी है। मैं आपके साथ विस्तृत चर्चा करूंगा, किसी दिन 1 घंटे का डिबेट होगा, हम आप साथ बैठ के चर्चा जरूर करेंगे। मेरा वादा है आपसे। डॉक्टर कैलाश जाटव जी आपका, और इसके अलावा सीता शरण जी आपका, और एमसी द्विवेदी जी आपका, आप सभी का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। 3 खास मेहमान हमारे साथ थे जिन्होंने अपनी बातों को रखा इस न्यूज बुलेटिन। अभी के लिए इतना ही। इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर आप लाइव देखें।